अगर हम संगीत के इतिहास पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि हमारे पुराने संगीतकार न केवल इंसान के जज्बातों को अच्छी तरह समझते थे, बल्कि पक्षियों और जानवरों की भाषा की भी उन्हें खासी समझ थी। तभी तो पुंगी की मधुर आवाज सुनते ही सांप अपने बिलों से बाहर निकल आता था। भगवान कृष्ण दूर दूर तक फैली अपनी गायों को मुरली बजाकर अपने पास बुला लिया करते थे। मृदंग और पखावज की मधुर आवाज सुनते ही हाथी वादक के सामने झुक जाया करते थे। और यह भी माना जाता है कि सितार की तारों की तरंग से प्रभावित होकर चिड़ियां झुंड बनाकर सितार के पास बैठ जाया करती थी। आज हम बात करेंगे उन वाद्य यंत्रों की जो हवा से बजते हैं। इन वाद्य यंत्रों को शिशिर वाद्य कहते हैं। बांसुरी, शहनाई, हारमोनियम, पुंगी, नागस्वरम ये सभी हवा से बजने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इन वाद्यों में हवा के दबाव को घटा बढ़ाकर स्वर को ऊंचा नीचा किया जाता है। बांसुरी की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि पुराने वक्त में इंसान ने जंगलों में घूमते हुए बांस की शाखाओं से कुछ मधुर स्वर सुने। बाद में इन्हें पता चला कि पक्षियों द्वारा पेड़ की शाखाओं को खोखले किए गए छिद्रों से जब हवा निकलती है तो उससे एक प्रकार की मधुर ध्वनि निकलती है, और यहीं से लोगों को बांसुरी बनाने की प्रेरणा मिली। बांस से बनी बांसुरी, जो कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में सबसे ज्यादा बजाई जाती है, प्राकृतिक वाद्य यंत्र का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इसकी बनावट कुछ ऐसी होती है कि ना तो इसमें कोई हिस्सा जोड़ना होता है और ना ही इसे बजाने की कोई जटिल प्रक्रिया होती है। हालांकि बांसुरी हाथी के दांत, चंदन की लकड़ी, लोहे, चांदी और सोने की भी बनाई जाती है। बांसुरी समान मोटाई वाली एक नली होती है जिसका एक सिरा बंद होता है। ये सिरा या तो कुदरती तौर पर बंद होता है या फिर इसे बाहर से किसी कॉर्क या फिर किसी दूसरी चीज से बंद कर दिया जाता है। बांसुरी की लंबाई 8 इंच से लेकर 2.5 फीट तक हो सकती है। लंबी बांसुरी से निकली आवाज गहरी और लो पिच की होती है, जबकि छोटी बांसुरी से निकली आवाज हाई पिच की होती है। बांसुरी में 2 तरह के छिद्र होते हैं जो एक सीधी रेखा में होते हैं। एक माउथ होल जिसकी संख्या 1 होती है, दूसरा फिंगर होल जिसकी संख्या 1 से 9 के बीच हो सकती है। बाएं हाथ की 3 उंगलियां और दाएं हाथ की 4 उंगलियां बांसुरी के 7 छिद्रों को ढकती हैं। इन छिद्रों के आंशिक रूप से खुलने और ढके होने की वजह से बांसुरी से अलग-अलग टोन निकलते हैं। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया एक ऐसा नाम जिन्होंने शास्त्रीय संगीत और बांसुरी को लोकप्रिय करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। मजे की बात तो ये है कि इनके पिता एक कुश्तीबाज थे और वो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया को भी एक कुश्तीबाज ही बनाना चाहते थे, जिसकी वजह से पंडित जी को संगीत की शिक्षा छुप छुप कर लेनी पड़ी। शास्त्रीय संगीत के अलावा इन्होंने पंडित शिव कुमार के साथ मिलकर कई हिंदी फिल्मों में संगीत भी दिया है।
बांसुरी की ही तरह पवित्र माना जाने वाला एक और इंस्ट्रूमेंट है। नागस्वरम। दक्षिण भारत में बजाए जाने वाले इस इंस्ट्रूमेंट को मंगल वाद्य भी कहा जाता है, क्योंकि इसे मंदिर जैसे पवित्र स्थानों में बजाया जाता है। करीब 800 साल पुराने इस वाद्य यंत्र की ध्वनि इतनी ऊंची होती है कि इसे बहुत दूर से भी सुना जा सकता है। नागस्वरम शंकु के आकार का होता है, जो कि नीचे की ओर से आकार में बड़ा होता है और ऊपर की ओर से पतला। इस वाद्य यंत्र में 7 फिंगर होल्स होते हैं, जिसमें से 5 नीचे की तरफ होते हैं। ये 5 छिद्र कंट्रोलर की तरह काम करते हैं। इन 5 छिद्रों में से एक छिद्र से अतिरिक्त हवा बाहर निकलती है। शिशिर वाद्य में दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है शहनाई। लकड़ी के इस इंस्ट्रूमेंट की उत्पत्ति यूरोप में हुई। कर्नाटिक म्यूजिक के लिए इसे काफी उपयुक्त पाया गया और 19वीं शताब्दी में महादेव नट्टू वानर ने इसे पहली बार दक्षिण भारत के नृत्य मंडली में बजाया। राज दरबार में बजने वाले 9 वाद्यों में से एक वाद्य शहनाई हुआ करती थी। शहनाई की ध्वनि को मंगल और शुभ माना जाता है और इसीलिए शादी ब्याह के अवसर पर शहनाई वादन होता है। शहनाई का आकार नागस्वरम की तरह ही